स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 13वें और 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ नंबर 13 विकारी शब्द, जिसके अंतर्गत हम क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वर्षा हो रही है, घड़ी चलती है, पक्षी उड़ते हैं, गाय घास चरती है, खरगोश भागता है। तो इन वाक्यों में खेल रहे हैं, हो रही है, चलती है, उड़ते हैं, चरती है, भागता है आदि शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने के बारे में बताते हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया हैं। तो वे शब्द जिनसे किसी न किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि क्रिया एक विकारी शब्द है तो इस पर लिंग, वचन और कारक के कारण इसमें प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बालक खेलता है, तो इसमें खेलता है और बालिका खेलती है। खेलता है, खेलती है, ये दोनों क्रिया शब्द हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, बच्चा हंसता है, बच्चे हंसते हैं। तो बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन शब्द है। तो हंसता है और हंसती है, तो हंसते हैं, ये दोनों ही क्रिया हैं। तो इसमें भी वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट, लड़का गीत गाता है, लड़के ने गीत गाया, लड़के से गीत गाया गया। तो इसमें कारक के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो इन वाक्यों में लिंग, वचन और कारक का क्रिया पर प्रभाव हो रहा है। तो इस प्रकार क्रिया भी एक विकारी शब्द है, क्योंकि इन वाक्यों में कार्य किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है, परंतु कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें होना पाया जाता है। इन वाक्यों में विद्यार्थी क्रियापदों को पहचानने में गलती कर देते हैं। तो इस क्रिया को सुधारने के लिए ही आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वह बीमार है। तो इन वाक्यों में क्रिया करने का नहीं अपितु होने का बोध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया हो रही है, ना कि कोई कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट, धातु। क्रिया के साथ उसका मूल रूप धातु से जुड़ा होता है। क्रिया के साथ विभिन्न रूप धातु से ही बनते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु शब्द हैं लिख, पढ़, खा, और क्रियाओं का सामान्य रूप है लिखना, पढ़ना और खाना। नेक्स्ट, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया। कुछ वाक्य कर्मयुक्त होते हैं तो कुछ कर्म रहित होते हैं। जैसे कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पूजा नाच रही है, राजू गा रहा है, विशाल पतंग उड़ा रहा है, तमन्ना चित्र बना रही है। तो इसमें पूजा नाच रही है और राजू गा रहा है, ये दोनों वाक्य कर्म रहित हैं, क्योंकि इनमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें सिर्फ संज्ञा अर्थात कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। विशाल पतंग उड़ा रहा है, तमन्ना चित्र बना रही है, तो इसमें कर्ता के साथ कर्म का भी प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ये वाक्य कर्मयुक्त वाक्य हैं। तो इस प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोता है, बच्चा हंसता है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पूजा गीत गा रही है, ऋतु चित्र बना रही है। तो इन वाक्यों में गीत और चित्र शब्द कर्म हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रियाएं और द्विकर्मक क्रियाएं। एक कर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, रोहित खाना खा रहा है। तो इनमें सिर्फ एक ही कर्म है, पहले वाक्य में पत्र और दूसरे वाक्य में खाना।
द्विकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, माता बच्चे को दूध पिला रही है। नेक्स्ट, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के पूर्व क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर आता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और यदि कोई उत्तर नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वंदना ने कहानी लिखी, तो वंदना क्या लिखती है, इसमें क्या प्रश्न पूछने पर यहाँ उत्तर मिलता है कहानी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले संयुक्त क्रिया। वे क्रियाएं जो संयुक्त रूप से कार्य करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक चुका, राजू ने सुन लिया, वह चुपचाप चला गया। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रियाएं संयुक्त रूप से प्रयुक्त हुई हैं। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से खाना बनवाता है, वह माली से पौधे लगवाता है। इन वाक्यों में बनवाता और लगवाता प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं: प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रेरणा देता है। जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, मैं उसे कहानियाँ सुनाता हूँ। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इनमें कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। जैसे मालकिन नौकर से कुत्ते को नहलवाती है, मैंने अपने मित्र से अध्यापक को कहानी सुनवाई। नीचे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं मूल क्रिया सहित दी गई हैं। जैसे जगना से जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है जगवाना। उसी तरह धोना, धुलाना, धुलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। उसी तरह नीचे वाक्य दिए गए हैं कि अध्यापक पढ़ता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, अध्यापक विशाल से बच्चों को पढ़वाता है। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण बनाने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शब्द है रंग, तो नाम धातु क्रिया है रंगना। उसी तरह हाथ हथियाना, गरम गरमाना, साज सजाना, बात बतियाना। फोर्थ, पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य रूप से पूर्व होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलकर सो गया, विशाल कुत्ते को देखकर डर गया। इन वाक्यों में खेल और देख पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है, अतः लिंग, वचन और कारक क्रिया के रूप रचना पर प्रभाव डालते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। सबसे पहले लिखित प्रश्न, क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह पढ़ता है, पंखा चलता है। सकर्मक क्रिया वह किताब पढ़ता है, गाय दूध देती है। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। तो इसमें कुत्ता भौंक चुका, वह चुपचाप चला गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, सही।
क्रिया शब्दों से परिणाम का बोध होता है, गलत। कर्म के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, गलत। क्रिया एक अविकारी शब्द है, गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें किसान हल चला रहा है, इसमें चला रहा है क्रिया शब्द है। उसी तरह पक्षी उड़ रहे हैं। अध्यापिका शगुन को कहानी सुनाती है, तो अध्यापिका शगुन से कहानी सुनती है, तो सुनती है क्रिया शब्द है। वह नहाकर सो गया, इसमें नहाकर और सो गया दोनों ही क्रियाएं हैं। वर्षा हो रही है, तो हो रही है ये भी एक क्रिया शब्द है। अब लेसन नंबर 14, काल। तो काल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। तो काल का अर्थ है समय। हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई निश्चित समय होता है। जैसे कि आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, रीतु पत्र लिखती है, पिताजी कार से दिल्ली चले गए। तो इन वाक्यों में क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। काल का संबंध क्रिया से होने के समय से है। पहले वाक्य में पता चलता है कि कार्य चल रहा है, अर्थात कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है, अर्थात कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल। तो इन क्रियापदों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है। इन क्रियाओं के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, या रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह नहाता है, पक्षी उड़ते हैं, वर्षा हो रही है, तमन्ना कपड़े धोती है, माता जी खाना बना रही हैं, विशाल स्कूल का काम कर रहा होगा। तो ये सभी शब्द कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध करा रहे हैं। अब वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, यह सब्जी है, वे जाते हैं, बच्चा रोता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, किसान हल चला रहा है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा होगा, वह जाता होगा, रोहित स्कूल का काम करता होगा। तो यहाँ पर कार्य के होने में संदेह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, उसने पत्र लिखा, बूढ़े ने चाय पी, ऋतु ने कहानी लिखी। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, सामान्य भूतकाल। जहाँ बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने केला खाया, तनु ने पत्र लिखा, विशाल ने गेंद फेंकी। नेक्स्ट, आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट या नज़दीक। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे विशाल का पत्र आया, वह दिल्ली गया है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पूर्ण हुए काफ़ी समय बीत चुका है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उसने गीत गाया था, विशाल ने पत्र लिखा था। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया भूतकाल में होती है परंतु इसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह नाच रहा था, तनु नहा रही थी, आशा गाना गा रही थी। संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह प्रकट किया जाता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे विशाल नहा रहा होगा, बस चली गई होगी। हेतु हेतुमत भूतकाल, जहाँ भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा ना होती तो फसल अच्छी ना होती, आपने बोला होता तो मैं अवश्य आता। नेक्स्ट, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में होने का पता चलता है वहाँ भविष्यकाल होता है।
आने वाले समय को ही भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे वे इलाहाबाद जाएंगे, आरती चली जाएगी। नेक्स्ट, भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, जहाँ क्रिया आने वाले समय के सामान्य रूप को प्रकट करे, उसे सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे विशाल आ जाएगा, वह खेलेगा। संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद वह मैच जीत जाए, संभव है तनु गीत गाए। हेतु हेतुमत भविष्यकाल, इसमें भविष्यकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर आधारित होता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। तो इस पाठ में आपने सीखा, शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले, काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो शब्द के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, मैं पढ़ता हूँ, वह कल दिल्ली जाएगा। नेक्स्ट, काल के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इसमें 3rd क्वेश्चन है, भूतकाल के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आप पेज नंबर 72 से और पेज नंबर 73 तक जो इसके 6 भेद हैं, भूतकाल के जो 6 भेद हैं, आप उन सब की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, भविष्यकाल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, विशाल आज आएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यकाल कहा जाता है। जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं के काल और उनके भेद का नाम लिखिए। वह हंसता है, वर्तमान काल, इसका भेद है सामान्य वर्तमान काल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। वह कहानी पढ़ता है, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अमिता नाच रही होगी, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। शिमला में बर्फ गिरी होगी, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। वर्षा हो रही है, वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल और भविष्यकाल में बदलिए। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। इन वाक्यों को आप भूतकाल में और भविष्यकाल में स्वयं परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आने वाले समय को वर्तमान काल कहा जाता है। गलत, काल के 3 भेद होते हैं। सही, जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। सही, भूतकाल के 3 भेद होते हैं। गलत, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। सही। थैंक यू।